नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा एक और एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है। और अगेन ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जिसको भंडारा से गढ़चिरौली के बीच बनाया जाएगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। 94.24 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और स्पेसिफिकली ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे गढ़चिरौली को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर इन 3 डिस्ट्रिक्ट के 60 विलेजेस से पास होगा और कुल मिलाकर 1013 हेक्टेयर सोलर यहाँ पर एक्वायर करनी पड़ेगी इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो मोस्टली प्राइवेट लैंड ही है। 931 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और टूरिज्म इन एरियाज में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगली 2 अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा के अंदर अभी एक नई पोर्ट डेवलप की जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। और इसको लेकर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन और उड़ीसा सरकार के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। तो दोस्तों ये पोर्ट एक मेजर पोर्ट होगी। गंजम डिस्ट्रिक्ट के बाहुड़ा में इसको डेवलप किया जाएगा। 150 मिलियन टन पर एनम की इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी होगी और इसको बनाने के लिए 21,500 करोड़ रुपीज़ खर्च करेंगे, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी। फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर यह पाया गया है कि इस पोर्ट के ऊपर 40,000 से लेकर 1.5 लाख डेड वेट टन तक के वेजल्स को हैंडल किया जा सकता है, जो इसे क्वालिफाई कर देता है एक मेजर पोर्ट बनने के लिए। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको लेकर एमओयू साइन हो चुका है, तो बहुत ही जल्द इसके ऊपर काम भी स्टार्ट होगा। अगली 2 अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के द्वारा बेंगलोर के बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोग्राम को अप्रूवल दे दी गई है और फाइनली इसके ऊपर भी आप कह सकते हैं कि काम आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों बेसिकली रोड ट्रैफिक को दूर करने के लिए बेंगलोर के अंदर 110 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर मल्टीपल लोकेशंस पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनेंगे। यूएचपी फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पहले नागपुर के अंदर हो चुका है। रेडियल ये कॉरिडोर बनाया जाएगा और टोटल 18,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपीज़ लैंड एक्विजिशन के ऊपर होंगे। डीपीआर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल आ चुकी है। कर्नाटक सरकार भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे चुकी है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको कैबिनेट की फाइनल नोट मिलेगी और दिसंबर के आसपास यहाँ पर आपको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली 2 अपडेट हमारी रेलवे को लेकर ही है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेलवे बड़ी स्केल पर एक्सपांड करने जा रही है और 26 रेल ब्रिड्स को लेकर अभी उन्होंने डीपीआर स्टार्ट कर दी है। दोस्तों इस सभी के सभी ब्रिड्स की टोटल लेंथ 1960 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें हाई स्पीड रेल लाइन्स, न्यू रेल लाइन्स, एडिशनल रेल लाइन्स और रेल ओवर ब्रिजेस जैसी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। 26 में से 11 ब्रिजेस ऐसे हैं जहां पर कंप्लीटली नई रेल लाइन्स बनाई जाएंगी। ओंगोल, दोनाकोंडा, दुपाड़ू, बेतनचार्ला, नरसापुरा, बचलीपट्टनम इस तरह के एरियाज यहाँ पर कवर किए जाएंगे और यहाँ पर पहली बार रेल कनेक्टिविटी आ पाएगी। जबकि विजयवाड़ा से हैदराबाद, विजयवाड़ा से चेन्नई और विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जैसे जो हाई डेंसिटी रूट्स हैं वहाँ पर एडिशनल लाइन्स बनाई जाएंगी, जिसका बेनिफिट बहुत पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के एरिया में भी होगा। अगली 2 अपडेट ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से है, जिन्होंने भारत के अंदर उनका एक नया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ओपन कर दिया है और इसे हमारे देश की जीसीसी हब बेंगलुरु के अंदर ही बनाया गया है। दोस्तों रोल्स रॉयस वैसे तो बहुत सारे एरियाज में ऑपरेट करता है, लेकिन मेनली वो जाने जाते हैं उनकी लग्जरी कार्स और एरोस्पेस एंड डिफेंस में उनकी प्रेजेंस के लिए। ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी एरोस्पेस और डिफेंस एक्टिविटीज के लिए सेटअप किया गया है, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के साथ साथ एक इनोवेशन सेंटर का भी काम करेगा रोल्स रॉयस के लिए। बेंगलोर के मान्यता एम्बेसी बिजनेस पार्क के अंदर इसको बनाया गया है और ग्लोबली इनका लार्जेस्ट कैपेबिलिटी सेंटर है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 700 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, इनकी इनिशियली यहाँ पर इतने लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी। अगली 2 अपडेट जियो थर्मल पावर को लेकर है, जहाँ पर भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर 5 जियो थर्मल पावर प्लांट्स को अप्रूवल दे दी गई है और ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की नई जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत बनकर तैयार होंगे। दोस्तों आज से कुछ महीने पहले हमारे देश के अंदर जियो थर्मल पावर को लेकर सर्वे हुआ था, जहाँ पर ये पाया गया कि हमारे देश का जियो थर्मल पावर पोटेंशियल 10 गीगावाट के आसपास है और अगर इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लिया जाता है तो हमारे देश के फार फ्लंग और आइसोलेटेड एरियाज में जहाँ पर पावर सप्लाई पहुँचाना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, वहाँ पर पावर सप्लाई की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो इसी कारण भारत सरकार इनके ऊपर काम करना चाहती है। सबसे पहले बाड़मेर के अंदर 15 करोड़ का एक पायलट प्लांट बनाया जाएगा। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी तवांग के अंदर एक नया प्लांट बनाया जाएगा। ये दोनों के दोनों पायलट प्लांट्स ही होंगे। 10 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे
और अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो आपको बड़े स्केल पर ऐसे प्लांट्स देश के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा AVGCXR पॉलिसी 2025 अप्रूव कर दी गई है और इसके अंतर्गत उनका टारगेट है कि महाराष्ट्र की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और बड़ा बनाया जाए। दोस्तों आपके लिए अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो AVGCXR का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। इन सब चीज़ों को मिलाकर इसका शॉर्ट नाम AVGCXR रखा गया है और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3,268 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल बजट भी सामने रखा गया है, जिसके अंतर्गत नागपुर, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सतारा और छत्रपति संभाजीनगर, इन सिटीज़ में आपको मीडिया पार्क्स बनते हुए दिखाई देंगे जो इन सभी इंडस्ट्रीज को कैटर करेंगे। नागपुर यहाँ पर उनका बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा क्योंकि वहाँ पर बड़े लेवल पर काम होने वाला है। इन मीडिया पार्क्स में कैप्चर स्टूडियोज, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स, AI बेस्ड एनिमेशन, मेटावर्स, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हों। महाराष्ट्र सरकार का टारगेट ये है कि 50,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट और 2 लाख हाई एंड टेक जॉब्स यहाँ पर जनरेट की जा सके। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा केरला के लिए एक नए अर्बन फॉरेस्ट को अप्रूवल दे दी गई है और इसे केरला के कासरगोड टाउन के अंदर बनाया जाएगा। तो दोस्तों केरला का ये अर्बन फॉरेस्ट बेसिकली इको टूरिज्म को प्रमोट करने और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बनाया जाएगा और यही मेन कारण है कि इसको 2 फेज में बांटा भी गया है कि उसका पहला फेज टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जबकि दूसरा फेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर 38 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करेगा, जहां पर ट्री प्लांटेशन के अलावा वॉकवेज और वॉच टावर जैसी फैसिलिटीज भी बनकर तैयार होंगी। डीपीआर प्रिपरेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, अप्रूवल यहाँ पर मिल चुकी है, जल्द यहाँ पर आपको काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंदर अभी एक और सोलर विलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है क्योंकि गुजरात सरकार के द्वारा कच्छ के अंदर धोर्डो विलेज को एक सोलर विलेज डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों ये गुजरात स्टेट का ओवरऑल ऐसा 4th विलेज है क्योंकि इससे पहले मोढेरा, सुखी और मासली, इन 3 विलेजेस ने ये सेम फीट अचीव किया था। इस माइलस्टोन को अचीव करने में सबसे बड़ा योगदान PM सूर्यघर स्कीम का रहा है क्योंकि उसी के अंतर्गत इस छोटे से विलेज में सभी के सभी 81 होम्स को रूफटॉप सोलर से इक्विप कर दिया गया है, जिनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 177 किलोवाट की है। इसके चलते हो गया है कि हर साल लोगों के हज़ारों रुपए जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर खर्च करते थे वो बच पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट रैपिड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा RRTS कॉरिडोर के ऊपर काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी NCRTC के द्वारा इसको लेकर जियो टेक्निकल सर्वे कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों ये RRTS कॉरिडोर मोस्टली हमारे देश का ऐसा पहला कॉरिडोर होगा जो ना तो दिल्ली से चलेगा और ना ही दिल्ली से पास होगा, क्योंकि गुरुग्राम से फरीदाबाद होता हुआ ये डायरेक्टली यूपी में एंटर करके नोएडा होकर ग्रेटर नोएडा तक जाएगा। 60 से 65 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर अभी के समय में सिर्फ 6 स्टेशन से प्लान किए गए हैं, लेकिन काफ़ी हाई चांसेस है कि स्टेशन के नंबर बढ़ने वाले हैं क्योंकि उसके बिना यहाँ पर राइडरशिप नहीं बढ़ पाएगी। 15,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है। अभी जियो टेक्निकल सर्वे कंप्लीट हो चुका है, हरियाणा सरकार ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है और इसी कारण हरियाणा साइड पर DPR रिलेटेड काम स्टार्ट हो चुके हैं। होपफुली यूपी सरकार भी जल्द इसको अप्रूवल दे देगी। आज की आखिरी अपडेट सिमिलर सी है मेरठ मेट्रो को लेकर, जहां पर मेट्रो अथॉरिटीज़ के द्वारा मेरठ मेट्रो के ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं और अब ऐसा बताया गया है कि ये मेट्रो ओपनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरठ मेट्रो और दिल्ली मेरठ RRTS दोनों की दोनों सेम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरठ मेट्रो की डिजाइनिंग भी की गई है। भारत में आपको सबसे ज़्यादा यूनिक मेट्रो ट्रेन सेट्स मेरठ मेट्रो के अंदर ही देखने को मिलेंगे। 23 किलोमीटर के आसपास का कॉरिडोर यहाँ पर तैयार किया गया है मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक, जहाँ पर 9 एलिवेटेड, 3 अंडरग्राउंड और एक एड ग्रेड स्टेशन बनाया गया है। इसमें से 4 स्टेशन ऐसे हैं जो कि RRTS के लिए भी होंगे। NCRTC के द्वारा ऐसा बताया गया है कि वो फरवरी से यहाँ पर मेरठ मेट्रो के ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे थे और अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी हाई चांसेस है कि इसी महीने के अंदर अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और इसके बाद ओवरऑल मेरठ यूपी की मेट्रो रखने वाली 5th सिटी बन जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।